बिल्कुल सही बात है। अब आप देखें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अभी कल इंडिया में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही थी, श्रीलंका को उन्होंने कंप्लीटली ऑल आउट कर दिया। सीरीज़ जो है वो अपने नाम की, बेहतरीन विन उन्होंने अपने नाम की। तो पाकिस्तान, हम बहुत अरसे से पाकिस्तान की बात करें तो मैं इनफैक्ट सिर्फ क्रिकेट की नहीं, मैं तो दीगर शोबों की भी बात कर रही हूँ बहुत दिनों से, कि हम तो ओलंपिक्स में भी बहुत पीछे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर पीछे जाते जा रहे हैं। कोई भी सीरीज़, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हम बहुत अरसे से जीत नहीं पाए हैं। ब्रो साहब, चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि राजीव शुक्ला भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन टीम आएगी, आकर वो सिक्योरिटी के सारे मसाइल देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। कुछ मुशावरत जो है वो हुकूमत के साथ भी जारी है। मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि अगर तो इजाज़त मिलती है तो फिर ठीक है, आईसीसी को मानना पड़ेगा, अगर नहीं तो अदरवाइज़ फिर उन्हें हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा। कितना नुकसान इससे हो सकता है? बिकॉज अगर चैम्पियंस ट्रॉफी हम देखते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आगे मजीद इवेंट्स हैं जो भारत ने होस्ट करने हैं, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। पहले ही हम बहुत ज़्यादा जो वार एंड टेरर में जब हम गए थे तो उसके बाद हमें एक बहुत लंबा अर्सा आइसोलेट रहना पड़ा था इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड वीरान हुए, हमारा क्रिकेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ और हम बहुत पीछे चले गए। तो अब ये इवेंट आ रहे थे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ये जो, इसलिए मैं बात करता हूँ कि आप नेशनल इंटरेस्ट पे फैसले करने चाहिए, क्योंकि आपसे तो अगर पीछे चले जाए, जब बिग थ्री में हमने इंडिया को वोट दिया था तो हमारा एक वर्बल एमओयू उनसे बात हुई थी कि हम इंडिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान 7-8 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, मगर आपने तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। आपने उनको वोट दिया, वो बिग थ्री में चले गए, 36% रेवेन्यू उन्होंने आईसीसी से जनरेट करना शुरू कर दिया, वो एक बिग गन बन गया, उन्होंने वहां से बड़ा पैसा कमा लिया। हमारे वोट देने से उनको बहुत इतना बड़ा एडवांटेज हुआ, मगर बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? 7 बायलैटरल सीरीज थी, उनमें से पाकिस्तान में एक सिंगल सीरीज आप कंडक्ट नहीं करवा सके। उसके बाद आपका एशिया कप हुआ, एशिया कप में भी वो भागे हाइब्रिड मॉडल पे, आपको श्रीलंका पे जाकर खेलना पड़ा, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं दे सके। फिर उसके बाद अब चैंपियन ट्रॉफी में भी उन्होंने ड्रामा लगा के शुरू कर दिया, और ये मुझे इस बात में कहने में कोई हार नहीं कि जब तक वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी सरकार वहां पर मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए हर्डल क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि देखें, सीधी बात है, कोई बात करे या ना करे, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो हमारे दुश्मन है। जब उन्होंने वो दुश्मन वाला ही सलूक करना, दुश्मन कभी भी दोस्ती वाला सलूक या प्यार वाला सलूक या आपको फायदा देने वाला सलूक नहीं करेगा। वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो कितनी हर्डल क्रिएट करेंगे। लेकिन रोज साहब, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है। हम तो मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, हम तो मोहब्बत भी करते हैं, हम तो उनके खिलाड़ियों की तारीफ भी करते हैं। हमने तो कभी कोई हेट क्रिएट ही नहीं किया, हमारी किसी खबर में कभी इंडिया को बुरा भला कहा ही नहीं गया। ये तमाम चीजें तो इंडिया की तरफ से हमारे तक आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही है, और हमारी तरफ से ये चीज, इस चीज को उन्होंने मेरा ख्याल है कि फॉर ग्रांटेड लिया, और मेरा ख्याल है कि वो और सर पे चढ़ गए हैं। क्योंकि अगर हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देते, थोड़ी सी हमें भी अकड़ दिखानी चाहिए थी, थोड़ी सी हमें भी स्टैंड देना चाहिए था, थोड़ी सी हमें भी खुददारी दिखानी चाहिए थी, और हमें भी जो बिग थ्री में जब वोट देने गए थे तो हमें भी कुछ ले देकर मामला तय करने चाहिए थे, यानी कि भागे भागे गए, किसी ने मीटिंग पर भेज दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपकी डीप रूट सिस्टम में होनी चाहिए, ताकि आपकी देख समझ कर फैसले करें। अगर हमने उस वक्त कुछ ले दे के फैसले किए होते जब हमने के लिए इनको वोट दिया था, तो हमें एशिया का हाइब्रिड मॉडल पे ना खेलना पड़ता और ना चैंपियन ट्रॉफी में ये रोड़े अटका रहे होते। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी हमारे मैटर्स में, हमारे अपने मामलात में जो इलिटरेसी आ जाती है, और जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल एजेंडा सामने आ जाते हैं, वो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको डैमेज करते हैं। हमारे मुल्क में कोई फाड़ नहीं, हमारे अवाम में कोई फाड़ नहीं है, हम क्रिकेट लविंग नेशन है। हमने हमेशा बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर पाकिस्तान में करवाए हैं। तो 1987 का वर्ल्ड कप सक्सेसफुली करवाया, उसके बाद बड़े बड़े एशिया कप यहाँ पर 2008 का हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए। मगर बात यह है कि अब किसी जगह पे आपको स्टैंड भी लेना पड़ता है ना किसी के मुकाबले में, तो वो स्टैंड लेने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे उस वक्त तक वो हमारे ऊपर इसी तरह सवार रहेंगे। बिल्कुल सही है। रोसा, शुएब मलिक का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। इतना अरसा, इतना वक्त उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया और उसके बाद सडनली इस तरह से कह देना मुनासिब नहीं है, या फिर इसकी कोई और रीजंस हैं जो वो बहुत करीब से देख चुके हैं और अब वो दिल बर्दाश्त होकर ये बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस एज में उनको खिलाना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अगर कोई प्लेयर 42-47 साल की एज में ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है कि अगर 30 साल के बाद तो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड बेस्ट टीम्स हैं उनमें जो T20 के फार्मर, क्योंकि शुएब मलिक ने ना तो वनडे खेलना है
और ना उसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वो तो आज से 15-10 साल पहले छोड़ चुके हैं। तो T20 फॉर्मेट है, तो आप दुनिया की कोई भी टीम उठा देख लें, उसमें 30-32 साल के बाद बहुत कम लोगों को खिलाते हैं, वो जो यंग ब्लड्स हैं उन पर जाते हैं। ये हमारे कंट्री में चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी है, कोई टीवी पर पूरा साल बैठ रहा होता है, रिटायरमेंट लेकर हम उसको ले आते हैं वापस, कोई किसी दूसरे कंट्री से खेलने के लिए जा रहा हो तो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास करके उसको वापस लाकर पाकिस्तान खिला देते हैं। कोई अनफिट होता है उसको डाल देते हैं, किसी से आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको भी टीम में डाल देते हैं। तो ये सिस्टम हमारे बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये लाठियां लगी हुई हैं। एक्सपीरियंस का नाम देकर हम बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को ले आते हैं सामने जो परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कब से अब इस तैयारियों में लगे होते हैं, उम्मीद में लगे होते हैं कि शायद हमारी बारी आ जाएगी, हमारा नाम आ जाएगा, वो पीछे रह जाते हैं। इफ्तिखार अहमद बहुत देर से टीम में मौजूद हैं, अभी इस टूर्नामेंट में आप इमाद वसीम को ले आए, मोहम्मद आमिर को ले आए, इतने प्लेयर्स हैं, इतना नई एनर्जी है, हम देख रहे हैं जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम मौका ही नहीं देते हैं। डोमेस्टिक से एतबार उठता जा रहा है प्लेयर्स का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का किसी को कोई पता नहीं है, फिर डोमेस्टिक से आप प्लेयर्स उठा नहीं रहे हैं, PSL पर आपका सारा फिक्र है, तो उसकी वजह से नुकसान तो फिर हमें बहुत ज़्यादा होगा। जी राउफ साहब। हेलो। जी 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 जी, मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। ये जो आपने क्वेश्चन उठाया है बहुत ही वैलिड और बहुत ही कॉम्पिटेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वजह क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब फ्रॉड और धोखा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ऑब्लाइज करने का एक घिनौना धंधा है जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। और बहुत अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल से लॉबी की गेम चल रही है, और फिर उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनकी दोस्ती यारियां वो चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका नेचुरल टैलेंट आता है वो बुरी तरह सरप्लस हो जाता है, मजरू हो जाता है, उनको चांसेस नहीं मिलते। हम जो बिगेस्ट टीम भी होती है उनके खिलाफ भी अपने जो यंगस्टर्स होते हैं उनको चांस देने के लिए तैयार नहीं होते। हम जो कमजोर तरीन टीमें होती हैं उनमें अपने सुपरस्टार को खिलाते हैं ताकि उनकी टीम में जगह बनी रहे, उनकी एवरेज बरकरार रहे और वो अपनी एवरेज बना के पाकिस्तान पर बोझ बने रहे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी और उन्होंने शुभमन गिल की क़यादत में ड्यूरिंग द इवेंट एक पूरी नई 16 रुकनी टीम बनाकर भेजी थी जिम्बाब्वे के टूर पर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता, तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम वापस चली गई और पूरी एक ऑस्ट्रेलिया से नई 16 रुकनी टीम आई और उसने इंडिया के साथ 7 मैचेस की T20 सीरीज चली। इंग्लैंड भी इसी तरह करता, न्यूजीलैंड भी इसी तरह करता, पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर एक गोरख बंदा है, एक फ्रॉड है, एक डिसऑनेस्टी है, एक ऑब्लिगेशन का गेम चल रहा है कि वो एक्सपीरियंस के नाम पर उन्हीं को ऑब्लाइज करते जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें सिलेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और इसमें आपका पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी इन्वॉल्व है। ये सब मिलकर एक माफिया की तरह एक गैंग चलाते हैं, और उसमें जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स होते हैं, जो नेचुरल टैलेंट होता है वो बहुत बुरी तरह मजबूर होता है। यही वजह है कि आपके पास ना कि सीनियर का रिप्लेसमेंट प्लान तैयार हुआ, ना कुछ स्पिनर का रिप्लेसमेंट प्लान आपके पास है, ना आपका किसी फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट है, ना आपकी किसी ओपनिंग बैट्समैन की रिप्लेसमेंट है, और ना मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट है। जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो आप ड्रामा लगाते हैं, तो 3 महीने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उसके बाद फिर वही प्लेयर आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं जेन्युइन टैलेंटेड, उनको ये आगे आने ही नहीं देते, उनको चांसेस भी नहीं देते, और उसकी वजह से पाकिस्तान का टैलेंट वो बेचारा बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं खुद इस बात की कायल हूँ कि आप जब तक मौका नहीं देंगे, आप जब तक उन्हें चांसेस नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपका जिसका दिल करता है आप उसको मौका देते हैं। सायम अयूब को बिला वजह आपने इतने मौके दिए हैं, उस्मान खान आए, उनका कैरियर हमारी आंखों के सामने ख़त्म होता जा रहा है। अभी उनको जिस तरह से मौका दिया गया, पहले कहा कि डोमेस्टिक जो है वो उसके बगैर कोई शामिल नहीं होगा, और अब फिर उस्मान खान को आपने उसमें भी शामिल कर दिया। तो वो बात ये है कि पाकिस्तानी की क्रिकेट में जो भी यंग जनरेशन आती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होती है, और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो सब आपने अच्छा वक्त भी देखा है क्रिकेट का, जब चीज़ें कुछ बेहतर थीं, आज तो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये एक पॉइंट था जहाँ पर हमारी क्रिकेट की जो बर्बादी है वो शुरू हो गई थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपने बार बार अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आना शुरू हुआ, चेयरमैन बार बार बदलना शुरू हुए, आपके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने फ्रंटमैन को ओब्लाइज करना शुरू कर दिया, और उन्होंने आगे गवर्निंग बोर्ड को वोट लेने के लिए अपने चेयरमैनशिप कंटिन्यू करवाने के लिए उन्होंने जो आपका एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड होता था उसको वीक करना शुरू कर दिया। एक ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं था क्रिकेट के अंदर, और वो कोई क्रिकेट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे, उनको गवर्निंग बोर्ड में लाया गया, उनसे वोटिंग ली गई, बार बार उनको लाया गया, उन्होंने अपने बच्चे भतीजे भांजे और रिश्तेदार सारे वहाँ पर इन्वॉल्व करवाए। फिर सिलेक्शन कमेटी में एक बंदा चला
फिर जूनियर सिलेक्शन कमेटी में एक धंधा चलता रहा। तो उसके बाद पूरा का फिर उसके बाद जो सबसे बुरा खिलवाड़ इन्होंने किया वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ किया कि हर साल 2 साल के बाद ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज कर देते थे। और उसकी वजह से जो आपका यंगस्टर था उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मजबूरन ये होगा कि जो सिस्टम से बाहर होना शुरू हुए यंगस्टर्स, उन्होंने दूसरे मालिक का रुख करना शुरू किया दिया, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड में सेटल होना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं इन्होंने बगैर जांचे हुए गधे और घोड़े को एक ही लाठी से आंका, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास चला रहे होते हैं तो उसमें आपके सीनियर प्लेयर 5-6 होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर टीम में, ताकि वो प्रॉपर्ली जो यंगस्टर्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से ग्रूम और गाइड कर सके, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो यंगस्टर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट लें और वो फिर जो सीनियर्स हैं वो रिटायर हों और उसकी जगह नए यंगस्टर्स ग्रूम हो चुके हों। मगर इन्होंने यकलस जितने भी सीनियर थे उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से साइडलाइन कर दिया। अब कोच कभी भी आपको ट्रेन नहीं करता। क्रिकेट में कोचिंग बहुत ही इसमें सबसे कम इंटरफेरेंस होती है कोच की, मगर जो सीनियर प्लेयर ग्राउंड के अंदर होता है, जो कैप्टन होता है, वो प्लेयर्स को बनाते हैं। तो वो फिर आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो सारे का सारा खत्म हो गया जब आप सीनियर प्लेयर्स निकाले। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक ग्रास रूट प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो सिस्टम था उसे सफर किया। वैसे भी